बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ में तकसीम का तासुर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। साबिक और मौजूदा रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी आजकल मौजूदा क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं और वो ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा क़यादत बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को लेकर संजीदा नहीं है। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा क़यादत ओहदों की लालची है और इस क़यादत में शामिल शेर अफजल जैसे सारे ड्राइवर लेवल के लोग हैं जो जीत कर आ गए हैं। इनकी सियासी खिदमात क्या हैं, ये उन्होंने सवाल भी किया। और ऐसे लोग वो कहते हैं कि हादसाती तौर पर सियासत में आ जाते हैं। जिसके जवाब में आज निजी चैनल से गुफ्तगू की शेर अफजल मरवत, उन्होंने ये दावा किया कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे खुद बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था और वो साबिक आर्मी चीफ से मिले हुए थे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने और वो VIP जेलों में रहे जहां उनकी सेटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। लगता है PTI रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ सहाफ़ियों को भी मिला है। फवाद चौधरी के पास हम पर तनकीद करने की कोई अखलाकी वजह नहीं। जब पार्टी को हौसले की ज़रूरत थी तो इन जैसे लोग भाग गए। इस सब के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र ने भी ये कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की जल्द रिहाई का वो ये दावा कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई करीब है। उनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है जिसके लिए कानूनी टीम ने मनसूबाबंदी कर लिया है। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त मिलने के साथ ही तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुगल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल के मुताबिक पहला बड़ा सवाल, साबिक और मौजूदा रहनुमा आमने सामने, क्या तहरीक इंसाफ की तकसीम मजीद बढ़ गई है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास रना साहब, हाफिज तारिक महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि तकसीम का तासुर पहले भी आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब जिस तरह से फवाद चौधरी साहब के बयान और फिर शेर अफजल मरवत ने उनका रिएक्शन भी दिया, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि बानी PTI समझते हैं कि रिजीम चेंज इन्होंने मिलकर किया, जबकि फवाद चौधरी ये कहते नज़र आते हैं कि वो मुलाकात उन्होंने बानी PTI खुद उनके साथ कांटेक्ट में है, राब्ते में हैं। तो सर, आपके ख्याल में ये तकसीम मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और फवाद चौधरी साहब का फिर क्या फ्यूचर है? देखें, अभी हमने ब्रेकिंग भी की कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी शानदार अल्फाज में मसला फ़लस्तीन SCO में उठाया और दुनिया की बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं कि जंगी जराइम, नस्ल कुशी, तमाम जो अल्फाज सख्त तरीन हो सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल के लिए इस्तेमाल की और सीज़ फायर की बात भी की। बहुत अच्छा किया कि मौका मिले तो आप जहाँ दुनिया में पहुँचे और आप बात करें। तो इसके साथ ही जो आज का सवाल है, अब उसमें मसला ये है कि आजकल बहुत सख्ती है, गर्मी की हब्स है और बिजली की हिद्दत में शिद्दत बहुत ज़्यादा बिलों से हो रही है। तो ऐसे में तफरीही प्रोग्राम जो है ना, ये शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी की सूरत में हमें मिल गया कि थोड़ी बहुत गपशप भी लगा लें सीरियस के साथ साथ। कि देखें ना, वो कभी वो कहता है हथनी की तरह दौड़ गए, कभी कहता है भगोड़े की तरह भाग गए, वो कहते हैं ये ड्राइवर लेवल है। मतलब ये PTI का ही लेवल है ना, आपस में उनके लीडर ने ही सारे ये लेवल इकट्ठे किए हुए हैं और हर पार्टी में इस तरह के लेवल जब लड़ाई होती है तो बहुत लेवल से नीचे गिर के करते हैं। फवाद चौधरी बिल्कुल भाग रहे हैं, डेस्परेट हैं आने के लिए कि पार्टी में रास्ता बने। और आज आपको पता ही है कि जिन 2 ग्रुपों को बुलाया था मिलने के लिए, वहाँ फिर वो जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी से वो खान साहब से आज मुलाकात नहीं कर सके, बल्कि वो 2-2.5 घंटे बैठ के कोई तानो तशनी करके उनको टाउट शाउट कह के, आजकल टाउट कह रही है ना PTI हर एक को, कभी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट कह देते हैं, आज वो सुपरडेंट जेल को टाउट कह रहे हैं। तो ये तो इनकी मर्जी है ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्हें अदालत तो बाकियों पे लगती है ना, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब पे लगती है, इन लोगों पे नहीं लगती। ये मुबर्रा हैं, मासूम अनिल खता हैं, इनके लिए तमाम चीज़ें माफ़ हैं और ये जिसको चाहें जो कह दें रगड़ दें। अब देखें, आपस में भी वो कहते हैं ना कुत्ता छिक्की हुई है। मतलब क्या ये गुफ्तगू है, क्या इनका है, रोज़ाना की बुनियाद पे कभी बच्चों पे चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे चले जाते हैं। तो खान साहब को फैसले करने चाहिए ना। खान साहब फवाद चौधरी को भी मैसेज दे रहे हैं, खान साहब शेर अफजल मरवत को भी जेल में कह रहे हैं कि ये बाजवा से मिला हुआ था। तो खान साहब तो हर मिलने वाले को एक नई वो चूरन की फक्की देते हैं कि भाई ये जाके इस्तेमाल करो मार्केट में। खुद अमरीकी फेंके और अब अमरीकियों से मदद मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकली तो खान साहब का दाव लगा हुआ है कि जब तक उनकी पब्लिक में ये आवाज़ मौजूद है, ज़ाहिर है कि हुक्मरान ऐसे काम कर रहे हैं कि वो आवाज़ कम होने की बजाय बढ़ रही है उनकी, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई से कोई ये तो नहीं कह सकता ना जी कोई बहुत अच्छे लफ्ज़ों में कोई याद करे, बुरे तरीन लफ्ज़ों में लोग याद करते हैं। जब बच्चों के लिए खाने पीने की ना हो, सेहत ना हो, एजुकेशन ना हो, तो वो क्या कहेंगे, उसमें वजाहतें फिर काम नहीं आती। तो इनका काम जिस तरह PTI के दौर में
खुद पीटीआई अपनी दुश्मन बनी हुई थी, आज पीएमएलएन की हुकूमत के अपने जो ज़ुआमा हैं वो अपने दुश्मन बने हुए हैं। तो लिहाजा लोगों ने भी बात करनी है, मीडिया ने भी बात करनी है, इसमें कोई ऐसी वो है नहीं बात के पीटीआई जो है वो क्या करे, उनको ये नहीं समझ आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला हो गया ट्रिब्यूनल्स का, और जिस जज साहिबा को जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने जा रही हैं उस पे इन सब के वो जजेस भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं, जिसपे आजकल पीटीआई बड़ी खुश है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह सब ने मुत्तफिका तौर पे जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। और वही जजेस बैठ के कमेटी भी बनाते हैं जज की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा जी ये वो जैसे उमर अता बंदयाल के दौर में था ना कि हम ख्याल बेंच, हालांकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आज चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही 3 रुकनी कमेटी ही फैसला करती है कि किस बेंच में कौन होगा, अकेले चीफ जस्टिस उस सवारी पे सवार नहीं हो सकते, वो 3 रुकनी कमेटी करती है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अभी आप और हम देख रहे हैं कि वो सेनेट से भी जो बिल है वो पास हो गया है और कानून बन जाएगा जो सदर पाकिस्तान साइन कर देंगे। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल आपसे, बैरिस्टर अली जफर जो दावा कर रहे हैं कि रिहाई करीब है बानी पीटीआई की, तो फिर क्या ये भी एक कड़ी हो सकती है फवाद चौधरी, क्योंकि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं फवाद चौधरी आएगा तो फिर बाकी लोग भी आने चाहिए, अली जैदी को आना चाहिए, इमरान इस्माइल को आना चाहिए, मुफ्ती महमूद को आना चाहिए। देखें ये जितने लोग हैं जाहिर है एक प्रेशर में तो गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनमें से फर्रुख हबीब वाहिद आदमी थे जिन्होंने बराह रास्त इमरान खान पे बहुत दशनाम तराजियाँ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी सब ने कोई पार्टी छोड़ गया, कोई डर गया, कोई बयान दे दिया कि मैं 9 मई से लातल्लुकी का इख्तियार करता हूँ, फलां करता हूँ। किसी ने इमरान खान पे तनकीद नहीं की थी, इंटरव्यूज भी नहीं दिए थे जिनके आप नाम दे रही हैं। लेकिन अब वो सब चाहते हैं कि वापसी हो। अब ये पार्टी के लीडर ने ही फैसला करना है ना, बाकी तो जाहिर है कि अब वकला के हाथ में मौजूद है सारी की सारी कहानी। अली जफर लीडर बने हैं तभी जब आगे आए, हालांकि उनका सियासी बैकग्राउंड भी है और वकालत तो उनके घर की मतलब कोई इशू ही नहीं है। एसएम जफर साहब मरहूम वो भी सारा कुछ लेके चल रहे थे, ये भी चल रहे हैं। लेकिन सारे वकला जब आए, आज आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, वो शहबाज गिल साहब अमेरिका से मशवरे दे रहे थे कि नियाजुल्लाह नियाजी को भेजो ताकि वो चीफ जस्टिस साहब के होश में ठिकाने में लाए। तो वो जब लेके आए तो सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि नहीं मुझे तो चीफ जस्टिस पे एतमाद है। उसके अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है सबकी आपस में कि भाई इन्होंने तो सारा केस ही बुलडोज कर दिया। तो लीडरशिप के वहां बैठ के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चूरन बेचने से देने से ये हाल हुआ है कि हर तरफ अफरा तफरी पड़ी हुई है। मकबूलियत अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। बरकरार कैसे रखेंगे, चलेगी कैसे, ये सवाल है। जी आया साहब। अच्छा पहले तो वो चूंकि वो एक और कानून पास हो गया, उसकी आपको भी मुबारक हो। रिटायर्ड जज अब फैसले सुन सकेंगे और काजी साहब तो चूंकि आइन और कानून के खिलाफ जाते नहीं है। और बड़ी दिलचस्प टाइमिंग है क्योंकि जब पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उससे बहुत परेशान थी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि बहुत फिर आराम से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसके बाद फिर वो जज साहब आप चूँकि आ गई हैं, टाइमिंग अच्छी है, ज़बरदस्त है। आज वो एडजर्न भी हो गया, अब उनसे मुशावरत का भी कह दिया गया और उसके बाद अगर कोई फैसला ऐसा नहीं भी आता तो कानून तो मौजूद ही है काजी साहब के लिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। क्योंकि उनका जुर्म सबसे बड़ा ये था, वो जो ट्राइब्यूनल बने हुए थे वो कह रहे थे भाई फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आओ और ठीक है तुम हम मान लेंगे तो फैसला तुम ठीक जीते हुए। लेकिन फॉर्म 45 पे अगर बात चलती गई तो फिर आपको पता ना कानून साजी और भी होनी है, कोई शायद कोई एक्सटेंशन का भी सीन बन जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो कानून साजी और अरकान कम ना हो। अब मैं आता हूँ फवाद चौधरी और बशीर अफजल मरवत को मेन आपने वो रखा ना, वो एक मौला जट और एक नूरी नाथ। अब पता नहीं इसमें मौला जट कौन है, नूरी नाथ कौन है। फवाद चौधरी साहब जितनी देर जेल में रहे उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई थी अपने कप्तान के साथ। और शेर अफजल मरवत तो पहले दिन से आपको पता है मार धाड़, एक तो उनसे सीखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जी वो भागने का भी कोई तरीका होना चाहिए, एक तो भागने का तरीका उनसे सीखना चाहिए लोगों को, जिन्होंने ज़ाहिर है भाग तो जाना होता है, दौड़ लगानी होती है। और वो जो कह रहे हैं कि जी वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के साथ नजर आए थे फवाद चौधरी, तो वो शौक भी उन्होंने दे दिया था, वो पहले मुंह पे हाथ रख के फिर पीछे बैठ के। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिन हालात से गुजर रही है उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाना कोई गैर मामूली चीज़ें नहीं है। ये बातें होती रहती हैं। ये बहुत से लोग दबे लफ्ज़ों में ये बात कर रहे थे कि मौजूदा लीडरशिप जो है पीटीआई की वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए।
अब फवाद चौधरी ने ओपनली कहना शुरू कर दिया, मतलब सियासतदान ने ज़ाहिर अपनी दोबारा अहमियत कैसे बनानी है, जब तक वो कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेगा उसकी दोबारा अहमियत नहीं बनेगी। आप देख लें, आपको भी सवाल रखना पड़ा और चैनल्स के लिए भी हॉट केक बने हुए हैं फवाद चौधरी साहब, वो इसी वजह से बने हुए हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल मेन एम उनका यही है। और इनको जो इस वक्त ज़ाहिर जो सिस्टम चला रहे हैं सिलसिला, उनको ये खौफ हो गया कि वो फवाद चौधरी जैसा कोई बंदा आ गया तो ज़ाहिर है वो एक पुराना घाघ सियासतदान है, वो एंकर भी रहा हुआ है, वकील भी है, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो उसकी वो रेटिंग बढ़ जाती है और लोग लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए मुझे बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिस्टम चली जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो जो उनको उम्मीद है कि जी वो आखिरी इद्दत केस रह गया है। अभी आज हमने ही स्टोरी फ्रंट पेज पे छापी हुई है कि कुछ और वो भी करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बन चुके होते पहले को केसेस तो शायद वो ज़रूरत ही ना पड़ती वो जो फैसला महफूज था इद्दत केस का, तो और उसके बाद दूसरे जज को ये ना फैसला देना पड़ता, क्योंकि हम बात करते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ पे जो नज़र आ रहे हैं। बाकी आइन और कानून तो ज़ाहिर है वो समझदार लोगों के लिए, हम इतने समझदार हैं नहीं। जी फैसल साहब, फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक के आइन के तनाजुर में। जी, आपके ख्याल में ये अब जो तकसीम नज़र आ रही है, अब मतलब क्या कसर बाकी रह गई थी, या कहीं फवाद चौधरी साहब, ये जो जिनको अयाज साहब भी कह रहे हैं ये बड़े पुराने सियासतदान हैं, इनको पता है किस तरह से खेलना है, तो इनको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि भाई रिहाई करीब है, जो बैरिस्टर अली जफ़र कह रहे हैं, तो चलें जी अब क़यादत के मामले पर भी लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। जी फैसल, को जितना हाईलाइट कर रहा मीडिया, इस इशू को जितना हाईलाइट कर रहा है, मेरी अपनी ज़ाती राय में ये इतना बड़ा इशू है नहीं। एक आम आदमी तो छोड़ दें, ये तहरीक इंसाफ के तनाजुर में भी कोई इतना अहम इशू नहीं है। चंद अफराद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की या उसको रोकने की, अदम शमूलियत पे कोई तनाव है, कशीदगी है, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनमें किसी को भी जो है वो क़यादत पे इशू नहीं है। मतलब क़यादत से कुर्बत हासिल करने के लिए ये जंग है ना, बाकी तो इस जंग में कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो जो पार्टियां हैं वो तो शख्सियात पे चलती हैं, तो तहरीक इंसाफ तो एक इमरान खान का नाम है। ये इशू जितने आनन फानन जो है, वली जदी साहब भी मुतारिक हो गए, फवाद चौधरी साहब भी मुतारिक हो गए, और लोग भी जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सख्त जुमले बोले थे, नरम जुमले बोले थे, जिस तरह के भी जुमले बोले थे, वो सारे के सारे अचानक जो है मुतारिक हो गए। हो सकता है कि इत्तेफाक हो सकता है कि इनको मुतारिक जो है वो किया गया हो, दोनों तय जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी किसी नज़रियाती बुनियादों पर तो कोई इस्तेमाल है नहीं। तहरीक इंसाफ भी जो है खाली वो इमरान खान की पार्टी है, आम आदमी को भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी एक टेस्ट लेने की हद तक तो ठीक है बिल्ला होगा, लेकिन कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है जिस हद तक मीडिया इस इशू को हाईलाइट कर रहा है और समझ रहा है कि शायद ये कौम का, पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा इशू है। और अब कल के आप प्रोग्राम देखें, बल्कि 3-4 दिन के प्रोग्राम देखें, चैनल की जो टॉक शो हैं उनका तो ये बुनियादी जो है वो यही टॉपिक था कि बड़ा कोई उधम मच गया है, बड़ी तबाही मच गई है, शेख रशीद बने हुए हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं फवाद चौधरी? कुछ भी नहीं बने हुए, आप यकीन करें, कुछ भी नहीं बने हुए। ओके, ज़बरदस्ती का मीडिया में जो है वो लगता है कोई इसको ज़बरदस्ती का प्लान करने की कोशिश की जा रही है। उससे बड़े बड़े इश्यूज हैं जो कौम के लिए जो है मसाइल हैं। आज जो खबरें आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले चली हैं, जो बिजली के जो नए टैरिफ आ गए, तबाही मच गई है, तबाही तो मची भी थी। अब तो जो कुछ जो नया टैरिफ है इसके लिए तो आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें ना कि अब इनको क्या बोलना है, वो अल्फाज भी आपको नहीं मिलेंगे कि जो बिल तबाही और बर्बादी और जिस तरह की जो बिल आ रहे थे, जो उससे जो सूरत हाल हो गई थी और नए टैरिफ के बाद, उसके बाद क्या होगा उसके लिए बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। पता नहीं इस हुकूमत को क्या हो गया है, समझ से बाहर है। इस तरीके से डिक्टेशन लिए जाते हैं। आप कम से कम ये तो बताएं कि जो बिजली चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए क्या इकदाम है। कुछ अभी तक कुछ एक प्लान सामने आया हुकूमत का कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। जितनी बिजली कल चोरी हो रही थी, परसों हो रही थी, उतनी बिजली जो है वो आज चोरी हो रही है। यानी कि जो आदमी इस मुल्क के अंदर बिल दे रहा है, जो आदमी इस मुल्क के अंदर बिजली चोरी नहीं कर रहा, उसको आपने जो है उसका यही जुर्म बना दिया कि भाई तू बिल क्यों दे रहा है, तो बिजली चोरी क्यों नहीं कर रहा।
ये तो कोई इंसानियत नहीं है। इतने बड़े बड़े टॉपिक्स इश्यूज हैं, हम अगर इस पे बात करें कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं, ये बिल्कुल एक जो है इस वक्त नॉन इश्यूज है, कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ बिल्कुल समझ लें कि वो इमरान खान है, इमरान खान से शुरू होती है, उसी पे जो खत्म हो जाती है। कोई फर्क किसी के आने से, किसी के जाने से कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मकबूलियत की बात है तो मकबूलियत के बारे लेकिन में ये होता है ना कि हम भी बार बार ये बात करते हैं, पहले आखिरी जुमला तो सुनने ना दो। इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है, तो ये सियासी इस्तेहकाम, यही सियासी जमातों की चीजें होती हैं, इसलिए शायद मीडिया भी बात करने पर मजबूर होता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। जी फैज साहब। नहीं, इससे कोई अदम इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम तो छोड़े, तहरीक इंसाफ के अंदर भी अदम इस्तेहकाम नहीं आ रहा। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है, हमारे आमिर भाई भी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, आमिर साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और पता नहीं कितनी बढ़ेगी और कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हैं और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। भाई मसाइल हल करते हैं, मकबूलियत खत्म हो जाएगी। तो ये इशूज हैं। अगर इससे आप जो अदम इस्तेहकाम की बात कर रही है, जो इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ का जो असरात है उससे तहरीक इंसाफ पे पढ़ने ना, इस अच्छे पढ़ने बुरे पढ़ने, लेकिन उस पर भी नहीं पढ़ रहे। आमिर साहब कह रहे हैं कि मकबूलियत बढ़ रही है, हम तो आमिर साहब की बात को ही समझते हैं कि बस चले वो हतमी बात नहीं। बाकी फैसल टेंशन नहीं लेना, बिजली के रेट्स पे टेंशन नहीं लेनी। झूठ बोलो तो कायम भी रहो फैसल। वो सच बात कह रहे होंगे ना आमिर साहब के, वो आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा ये तो कल ही मुकर जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झूठ बोलो तो कायम भी रहो फैसल। नहीं, जफर नहीं कह रहा, वो कह दिया वज़ीर तवानाई ने कि अगर जनवरी तक आप बच गए तो आपकी बिजली के रेट्स कम हो जाएंगे। सही है जी, बच गए तो। हाँ नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है, बच गए। जाहिर है वो मैं कह रहा हूँ ना, बच गए तो जनवरी से रेट कम हो जाएंगे बिजली के। जी हाफिज ताहिर साहब, मैंने भी इसलिए कहा, क्या तो सही रहे। हाफिज ताहिर साहब, आप ये पीटीआई में आपको लगता है मजीद एक और सर, आखिरी बात एक बात कहूँ यार साहब, इतनी खतरनाक बात हुई, एक आखिरी बात है, जो बिजली के जो लोड शेडिंग हो रही है उस पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और वो दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होने चाहिए सूलन। मतलब उनकी क्या ज्यादा ध्यान करना, ये ट्वीट में भी दहशतगर्दी के पर्चे होंगे। जी हाफिज ताहिर साहब, ये फैसल बैठ के कराची में लोगों को उकसाता है रोजाना। पीटीआई की राय करीब है, बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं फवाद चौधरी वर्सेस शेर अफजल मरवत, और क्या आपको भी लगता है कि फवाद चौधरी साहब रिजीम चेंज का हिस्सा थे, ये वो कर रहे थे जो बाजवा साहब इनको कह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल्लाह। ऑडियो बढ़ाइएगा सर। जी गुजारिश ये है जी मेरा नहीं ख्याल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई बाजवा साहब के साथ खड़े थे। फवाद चौधरी साहब तो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े थे और बाजवा साहब ने क्या तब्दील कर रही थी हुकूमत तो तब्दील जो है वो अपनी हरकतों की वजह से हो गई और अब उसके ऊपर एक दूसरे को इल्जाम देना। और उस वक्त तो शेर अफजल मरवत साहब कहीं थे ही नहीं जब ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये आपस में जमातों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन चूँकि एक तंजीम नहीं बन सकी, एक हजूम तो जरूर है पीटीआई, कोई शक नहीं, लोग इसको वोट करते हैं, एक शख्स लीडर है, दूसरे तंजीम है नहीं। तो तंजीम ना होने की वजह से ये सारा जो है बहरान आपको नजर आ रहा है। अगर तंजीम बनाई गई होती तो आज ये आपस में जो छोटे ग्रुप बने हैं, लेकिन इन सब ग्रुपों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो एक फर्द की है, जो वो कहेगा वही होगा। तो बाकी फवाद चौधरी साहब ने अपने हिस्से की मेरा ख्याल है काफी मार खा ली है। अब ये चाहता है कि वो अंदर ही रहते, बाहर ही ना आते, तो मेरा ख्याल ये गलत है। काफी उन्होंने तकलीफ उठाई है और लाजमी बात है वो एक सियासी घराने का फर्द है, सियासत से उसका ताल्लुक है। तो अब वो वैसे उनको सोचना चाहिए कि वो पीटीआई में उसी वक्त उनको कोई मकाम या एहतराम मिल सकता है जब इमरान खान साहब चाहेंगे। तो वो क्यों दीवारों में टक्कर मार रहे हैं? वो अगर उन्होंने टक्कर मारनी है तो डयाला में जाके मारे, तो वहाँ से उन्हें खैर मिल गई तो खैर मिल गई। जी इलियास साहब, आपको लगता है मजीद तकसीम बढ़ गई है पीटीआई में? ये तकसीम नहीं, ये शुरू से इस तरह के मामला चलते रहते थे। पहले ये था कि नज़र नहीं आते थे, जब बानी कायद इधर थे तो उनको नज़र नहीं आते थे कि उनके पास शिकायतें पहुंचती रहती थी वो, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर नोटिस नहीं लिया। अगर उस वक्त नोटिस लिए होते तो ये मसले ना बनते। लेकिन अब तो जो सूरत हाल है दूसरी है, हर कोई अपनी पोजीशन। नहीं सब नोटिस किस तरह लेते थे आपको पता है? कि आपने शिकायत की ना मेरे खिलाफ,
तो वो शिकायत मुझे फॉरवर्ड कर देते थे कि स्टैंड बार क्लब शिकायत की। तो वो इस तरह का नोटिस लेते वो इस तरह। अब जो सूरत हाल है ये है, हर कोई अपनी पोजीशन लेना चाहता है पार्टी में। अब जाहिर है एक अरसे से जो मुश्किल वक्त था, मरवत साहब सही कहते हैं, जब मुश्किल वक्त था, जब खड़े होने की बात थी तो उस टाइम मरवत खड़ा था और तो कोई नहीं खड़ा था, बाकी तो सारे दाएं बाएं हो गए थे। किसी ने कुछ बयान दे दिया था, अपना कुछ बयान दे दिया था, कोई तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गया था। तो ये नहीं कि ये हर कोई अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है। इधर माजरत के साथ सियासतदान हर कोई ना, हर किसी की कोई पिच है, कोई ग्राउंड है, आप बगैर माजरत के भी कह सकते हैं क्योंकि ये सच है। उसके साथ ना वो खेल रहे हैं। भाई आपकी इस बारे में क्या राय है? जो आमिर साहब बोल रहे हैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल वो सही जानते हैं, वो उधर हैं, वफाक में हैं, उनको ज्यादा पता है, ऊपर से बैठ के देख रहे हैं कि कल जवाब दूंगा इसका, फिर चीखना नहीं। जाहिर है आमिर भाई ने आज जानबूझ के नहीं दे रहा, कल आपसे जवाब नहीं लिया आज ही दे दें जवाब। कल प्रोग्राम बंद है भाई। नहीं, प्रोग्राम नहीं है, अभी दूसरा मरहला भी रहता है, अभी दूसरा मरहला भी रहता है ना, दूसरा सेगमेंट हो जाए तो ये 3-4 दफा पूछ लें, फिर मैं ठपूंगा। मेरा ख्याल है आमिर साहब ने ना नए ऑर्डिनेंस से खौफजदा होकर सच बोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, हमें किसी ऑर्डिनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें, ये बिल्कुल इस तरह के कल्चर है। ये इस वक्त नहीं, जब पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी तरह सियासतदान तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही सच कहा है। और जब आप मंटो के अफसाने वगैरह पढ़ेंगे, उसमें कहते रात तकरीरें इस तरह करके लोगों को लड़ा के, इस तरह आपस में लड़ के अपने मुफादात हासिल करने के बाद फिर ये मजे से जाके सो जाते हैं। इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार हो तो आज बिजली के बिल ना कम होते। ये भी सारे अपनी जंग लड़े, इनको कोई नहीं है, इनको अपनी पोजीशन की जरूरत है। इस वक्त जो आवाम पर बीत रही है कि बिजली के बिल जिस तरह बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरह बढ़ी बजट के बाद, सबको पता चले दूध महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गए, यानी कि हर चीज़ जो बुनियादी चीज़ लोगों के पास पहले ही परचेजिंग पावर कम है और लोगों के पास देखें वो क्या कहते हैं, लोगों के जो खाने पीने के लिए भी अब ख़त्म कम हो गया ये सूरत हाल। तो यही जो सूरत हाल है, अब देखें पेट्रोल वालों की भी स्ट्राइक जारी है। ये जो सूरत हाल है इसको देखने, इसको सही करने की ज़रूरत है। इन सियासतदानों को अपने मसलों मसाइल से निकलना चाहिए और लोगों के लिए सोचना चाहिए। ये बिल्कुल इनको देख लें, इनको किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं इस वक्त। लोगों को सिर्फ अपने किचन की फिक्र है। हमारा किचन अंडे और दूध तो गरीब आदमी की है ही नहीं खुराक। कहानी ये तो वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं। ये बिल्कुल अंडे और दूध बिल्कुल उनको पता ही नहीं ना। बिल्कुल ये बड़े लोगों की खुराक है यार। बिल्कुल, वो तो ड्राई फ्रूट फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? उनका तो बिल्कुल अपने अच्छा मजे की बात है, सारी जिंदगी कॉर्पोरेट सेक्टर में वो बंदा रहा है और सबसे जुल्म भी कॉर्पोरेट, मतलब वो प्राइवेट मुलाजमीन पे किया है। क्या बात है यार, डंके की चोट पर सारी उम्र नौकरी की है, जिस तरह की है कोई भरम ही टूट गया कॉर्पोरेट मुलाजमत का। आंख भी नहीं कोई उठा सकते थे। अभी भी वो कहते हैं जी सबसे अच्छे, जिस तरह वो आए हैं, जिस तरह आके बैठे हुए इस वक्त तो पता ही नहीं, जैसे लग रहा है कि गवर्नमेंट में कौन कौन किस तरह है। उनको पता है कि जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, अपने मजे से लगे हुए, ये अपने मजे से लगे, कोई अपने मजे से बाहर जा रहा है, टूर कर रहा है। देखिए गवर्नमेंट का जो है बेसिकली एक पेज पर हो के फिर लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। इन्होंने IMF के सारा कर दिया। अब अपनी ये जंग लड़ रहे हैं PTI वालों की, ये इनकी जंग इस तरह ही है। ये जब तक ना घर से घर तक, जब तक ये सारे सियासतदान सुधरेंगे नहीं ना, मुल्क नहीं चल सकेगा। ये आपस में एक दूसरे को खींचते रहेंगे। फेर इनकार समझिए, ये बहुत बड़ी लाइन है। ये आप बात सुन लें, एक बात सुन लें, ये तकसीम दर तकसीम होते हुए आप देख लें, हमारे दो एक्सपर्ट भी दो तकसीम हुए हैं, तो आप देख लें वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है। ये तकसीम गली मोहल्ले तक आ गई है। अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे तो ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद मौका मिलेगा। एक नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, वज़ीर आला पंजाब भी हद तक इज़्ज़त कानून के हक में बोल पड़ी हैं। क्या जो उनका मौक़िफ़ है वज़ीर आला पंजाब का, इस पर हम बात करेंगे, मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। हद तक के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज़्ज़त उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपने बदनीयती से किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया है, आपने झूठ बोला है और आपका मकसद जो है वो इल्ज़ाम लगाने का इज़्ज़त उछालना था, तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, उसकी सज़ा आपको मिलेगी।
नाज़रीन, हद तक कि इज़्ज़त बिल जितना मुतनाज़ है उतना ही खबरों की ज़ीनत बना है। आज फिर इस बिल पर बात हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस बिल के हक़ में बोल पड़ी। वो ये कह रही हैं कि हद तक कि इज़्ज़त कानून पर तनकीद की परवाह नहीं, अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो सज़ा मिलेगी, बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाने पर जवाब देना पड़ेगा। इल्ज़ाम का सबूत मुहैया कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। हद तक कि इज़्ज़त के कानून की जितनी अब ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। जिसके पास माइक है वो समझता है कि उसे इज़्ज़त उछालने की इजाज़त मिल गई है, जबकि एतराज़ करने वाले कह रहे हैं कि हम हद तक करें मगर कोई हमें ना पूछे। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा, ये उनका कहना। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हद तक इज़्ज़त बिल के तहत ट्रायल से कब 30 लाख रुपए तक हर जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। आया साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आपके ख्याल में इस कानून पर दुरुस्त है? देखिए, एक तो हम ये समझते रहे अभी तक कि सोशल मीडिया की वजह से परेशानी है सारी, लेकिन आज उन्होंने स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जिक्र किया है इसमें। इसका मतलब कि हमसे भी दुखी हैं, को हमारी भी कुछ बातें पसंद नहीं आ रही। कानून जो अच्छी नीयत से बनते हैं उस पर तो एतराज़ किया नहीं जा सकता ना। वो जब कह रही है ना बदनीयती पे मबनी, जब आप बात करते हैं तो हम भी यही समझते हैं कि आपने बदनीयती पे मबनी ये कानून बनाया, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल्स की बात हो रही है, स्पेशल खुसूसी ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, 18 माह बाद उनकी कारकर्दगी जांची जाएगी, तो बुनियादी तौर पे वो सरकार के मुलाजिम होंगे। और सरकार का मुलाजिम कहाँ सरकार के खिलाफ को फैसला देता है या उनकी मर्जी या मंशा के बगैर जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो भी बुरा लगता है उसकी कोई भी बात, जाहिर है आपको तो बुरी लगी, और उसको आप ट्राइब्यूनल के उसको जिसको चले जज कह लें, उससे कहेंगी आपके जी वो इसको जरा 30 लाख का तो भिजवाओ ना, और वो 30 लाख बंदे के पास नहीं है, लिहाजा वो क्या होगा उसके बाद? वो कहते हैं जी क्रिमिनल प्रोसीजर हमने खत्म कर दिया इसमें। कैसे खत्म हो गया? उसके बाद जाहिर है उसको जेल ही जाना पड़ेगा ना। और जब तक हो सकता है वो बैठे बैठे वो 30 से 60 लाख हो जाए, 90 लाख हो जाए, वो 3 करोड़ तक तो आप कर सकते हैं। तो अगर किसी को 30 लाख देने की पोजीशन में होगा, उसको 60 लाख का भरजाना कर देंगे, नोटिस कर देंगे। मसला वही है कि ये आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं, बुनियादी तौर पे तो जर्नलिस्ट पे आ रही है ना बात, आप तो ओवरऑल कर रहे होंगे, लेकिन हम पे बदनीयती का इल्जाम गवर्नमेंट लगा रही है। तो मैं माजरत के साथ आप हद तक इज़्ज़त कानून का नफाज ना मुझ पे कर दें, मैं गवर्नमेंट पे बदनीयती का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस कानून बनाने के हवाले से। जी आमिर साहब। देखें जी, मैं तो कानून के हक में हूँ कि जब किसी की पगड़ी उछाली जाए, चाहे माइक है या नहीं है, चाहे कलम है या नहीं है, बगैर सबूत के यहाँ तबर्रा किया जाए, तबसरा न किया जाए, तो बिल्कुल काबिल गिरफ्त होना चाहिए। और अगर आप ठीक बात कर रहे हैं तो फिर कोई कानून आपको रोक नहीं सकता। कानून की शिकें मुअत्तल भी हैं, और इतनी रिच तंजीमें हैं मीडिया की कि सारा मुल्क से बाहर भी फिरते हैं लोग, कुछ नहीं होता तो बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में केस लड़ें, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, लड़ें, वो शिकों को उड़वा के रख दें कि जो कानून की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत है, जिसको उन्होंने सस्पेंड भी किया जी जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें सिर्फ अपनी इस बात पे कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या हम कहें कि जी ये मीडिया के ऊपर हाथ क्यों डाल रहे हैं, डाल लें हुकूमत जितना मर्जी, कोई कसर छोड़नी है ना छोड़ें, हम अपनी बात बबांगे दौल करेंगे, करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि यहाँ पे झूठ इतना बेचा जाता है ना, मीडिया आज खुद अपनी गिरफ्त लाता है, हम सारे ढकोसले पे बैठे रहते हैं कि जी हम खुद कर लेंगे, हमें दे दें। भाई किसको हमने सजा दी है? अभी लेटेस्ट वाकयात हुए हैं जो बच्चियां और बच्चों के ऊपर सेंट्रल एशिया में जो इल्जामात लगाए गए, किसी ने शर्म दिलाई कि भाई तुम माफी मांगो। किसी एक यूट्यूबर ने मांगी माफी कि भाई मैंने गलत काम किया था, मैंने ये गलत बात की थी। हमें भी अपने गिरबांच में झांकना है। अगर हुकूमतें तो आनी जानी है, हमें अपना काम तो ठीक करना है। मैं इस बात के हक में हूं कि जो दुरुस्त तरीका है वो अपनाना चाहिए, और ये काम नहीं होना चाहिए कि जिसकी चाहो इज्जत उछाल दो। फैसल साहब। अच्छा देखिए, मरियम नवाज साहबा की ये बात तो इस हद तक सही है कि जितनी हद तक इज्जत के बिल की या कवानीन की इस वक्त ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जिसके मुंह में जो बात आती है वो कर देता है, और सोचे समझे बगैर जो है वो कर देता है। जो इल्ज़ाम लगाना होता है वो लगा देता है। दोनों तरफ से हो रहा है, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है, हुकूमत के मुखालफिन की तरफ से भी हो रहा है, ज़ाती हैसियत में भी हो रहा है, इदारों की तरफ से भी हो रहा है। इसमें तो अब कोई डिबेट नहीं है कि जो भी जिस पे आप इल्ज़ाम लगाएं। इशू ये है कि हमारे माशरे का है, हमारे माशरे में जो है वो इंसाफ नहीं है। शक इस बात पर है कि वो आप ये हुकूमत जो है
इस बिल को अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करेगी। ठीक, ये इल्ज़ाम इसी नौइयत के अगर हुकूमत की तरफ से उनके मुखालफिन पे लगाए जाएंगे तो वो उन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हुकूमत के खिलाफ किसी ने कोई बात की तो वो उनके मुखालफिन जो है इस बिल की इज्जत में आ जाएंगे। मीडिया हाउसेस का तो आलम यह है कि यहाँ पे कोई केस हो जाए किसी रिपोर्टर पर या तो इदारा उनको वकील तक करके नहीं देता, उसने 30 लाख रुपए कहाँ से जो है वो देने चले। तो इस पे मसला, ये बात ठीक है पाकिस्तान में इस वक्त जो है अजीब-ओ-गरीब मामलात हैं, इल्जामात का सिलसिला है, लेकिन तरीक़ेकार का इशू है। ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल और दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पंजाब में हद तक इज़्ज़त कानून के हवाले से, जिस पर वज़ीर आला पंजाब का मौक़िफ़ भी सामने आया। इलियास साहब, आपको लगता है क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है जो कह रही हैं वज़ीर आला पंजाब? देखिए, उन्होंने एक है कि उनको सोशल मीडिया से बहुत यानी कि उनकी नाराज़गी थी कि उनके ख़िलाफ़ जो कंपेन उनके चल रही थी, तो उसको काबू करने के लिए उन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया है। और इसमें ये देखें कि मीडिया, इसमें दूसरे मीडिया जो काम रूटीन में काम कर रहे हैं तो उसको ना इसमें बनाएं, शामिल करें, इसमें स्पेसिफिक वो लेके आए सोशल मीडिया वगैरह को। इसमें जो आम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उन लोगों का क्या कसूर है, उन लोगों को भी धमकाया जाए, इसमें इन चीज़ों को रखा जाए। अव्वल तो इस तरह की कोई ख़बर जो लगाता है अथेंटिक करके लगाता है, तो ये भी इसमें तरीक़ाकार रखें कि कोई जो अगर किसी पर करना है तो वो देख लें, अगर किसी की अथेंटिक खबर है तो उसको वैसे नोटिस कर दिया, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तरीक़ाकार इसके लिए वाज़ह करना चाहिए था, इस पर डिबेट्स रखनी चाहिए थी, बातचीत करते हुए एक इतनी उजलत में किया ये फ़ैसला। और आज भी वो सारे यानी कि वो तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, उनको एक प्रोटेक्शन मिली है इसमें, और इसमें ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो उनके ख़िलाफ़ तनकीद होती है वो ना की जा सके। और ये बिल्कुल अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा किया है। और अब इससे यही है कि इसमें सबको डराया जाएगा, उनको डरा के जाएगा। अब जो उनके ख़िलाफ़ हरासा करेंगे उनको क्या करेंगे, वो ये मसला है, उलझ गया ये मसला। इसमें यह है कि इन पर क्रिटिसाइज कुछ ना कर सके, बस मीडिया खामोश बन के बैठा रहे और इनको देखता रहे चीज़ें जो मर्जी करें। आपका पॉइंट खत्म हो गया जी, आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।